स्वागत है आपका आपकी आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। कर्नाटक में इलेक्शन की धूम मची हुई है और इस इलेक्शन में कोई विकास के नाम पर वोट मांग रहा है तो कोई धर्म के नाम पर। बीजापुर की शहर की बात करें तो यहाँ का चुनाव काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर धर्म के नाम पर और विकास के नाम पर वोट मांगने की सियासत जोरों पर हो रही है, मगर साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार एक दूसरे को गुंडा कहते दिखाई दे रहे हैं। इस पर आज के हमारे स्पेशल कार्यक्रम में हु इज गुंडा, इस शो में आपका सभी का स्वागत है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब कोई कैंडिडेट अपना नाम पत्र भरता है तो उस वक्त अपना एफिडेविट देता है। तो चलिए जानते हैं ये एफिडेविट क्या होता है और इसमें ऐसी क्या जानकारी होती है जो ये नेता देते हैं, और इन दोनों नेताओं में कौन है आरोपी जानते हैं। इस वक्त मेरे साथ मशहूर वकील इनायत रोजेवाले मौजूद हैं जो हमें इसकी जानकारी देंगे। वकील साहब बताइए, नेता और गुंडे में क्या फर्क होता है? नहीं, आजकल के जो नेता हैं जी लगभग गुंडे ही हैं। जी 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 मैक्सिमम देखो, अगर बैकग्राउंड आपका क्रिमिनल रहा तो ही आपको टिकट मिलता है। ज्यादा से अक्सर देखेंगे तो बीजेपी के जो पार्टी के हैं, जी जी थोड़े बहुत कांग्रेस के होंगे, वो नहीं, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस में नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जब क्रिमिनल रिकॉर्ड्स काट के जब देखते हैं तो लगता है कि जिसका बैकग्राउंड क्रिमिनल केसेस ज्यादा रहने के बावजूद उन्हीं को ही टिकट या अपना कैंडिडेट घोषित करते हैं। अब जहाँ तक मेरी जानकारी है वकील साहब, देश का अगर आप पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा तक भी अगर बात करेंगे तो 45% क्रिमिनल्स इस वक्त हमारे नेता मौजूद हैं जिन पर रेपिस्ट, मर्डर तक के आरोप हैं, यहाँ तक के फिरौती वसूली करने के भी आरोप लगे हुए हैं। यानी कि मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि सिर्फ बीजेपी में है, बल्कि कांग्रेस, जेडीएस, आम आदमी, अन्य पार्टियों में भी आप देख सकते हैं क्रिमिनल्स हैं। तो आप ज़रा खुल के बताइए। नहीं, अभी वही बताया ना मैंने, जेडीएस हो या कांग्रेस हो या आम आदमी हो या बीजेपी हो, जी सभी में अगर मैक्सिमम आप देखेंगे तो सभी सेक्शंस हीनियस क्राइम्स बोलते हैं। रेप हो या फिरौती बोलो या 420 चीटिंग, धोखा देना, जी 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 ये जो केसेस हैं बहुत संगीन धाराएं में रहते हैं। ये केसेस जैसे ही एक कन्विक्शन होता है, अपील होता है, ऐसे ही अप टू सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, जिसकी वजह से उनको एक रक्षणा मिलती है, मतलब सपोर्ट मिलता है कि क्रिमिनल्स को अब सुप्रीम कोर्ट तक जाना है करके हमारे में लॉ में मौजूद है कि अगर सेशन कोर्ट में हुआ तो हाई कोर्ट अपील करता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, तब तक उसका परेड भी खत्म हो जाता है। जी जी। और इन बिटवीन अगर उसका परेड में अगर उसको कन्विक्शन हुआ, उसकी सनद जो भी नॉमिनेशन जो पार्टी से या चुन के आए हुए रहते हैं वो रद्द हो जाती है। जी जी। मगर अक्सर ऐसा ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। अब एक रिसेंटली जब देखेंगे तो राहुल गांधी का डिफामेशन केस 2 साल सजा हो गई, जी जी, रिसेंट हो गई, तो इमीडिएट इलेक्शन कमीशन को उससे बर्खास्त करना पड़ा। आपने कहा कि नेता ही गुंडे होते हैं, सही बात है। ऐसी क्या वजह है? देखो, क्योंकि अच्छे लोग क्यों नहीं सियासत में आते? नहीं, वही गंदी सियासत है। अच्छे लोग आएंगे बोले तो ये सुधार, जो समाज में जो है सुधार होता है, लेकिन जितने भी आप देखो अफोडेट्स, आप देखो इलेक्शन कमीशन को जो भी मिनिमम 420 केस तो है, अब उससे के अंदर हमको देखना है कि कौन मिनिमम उसके ऊपर केसेस हैं जो साफ सुथरा है, जो किसी के धोखाधड़ी नहीं किया या चीटिंग नहीं किया या किसी का हक नहीं मारा या किसी के हक की आवाज के लिए जो अपनी आवाज उठाता है, वैसे नेता को हमको चुनना चाहिए। मतलब अच्छे लोग सियासत में नहीं आ रहे, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम। तो मैं यहाँ पर सर की बात पर ये कहूँगा, गंदी सियासत नहीं है, गंदे राजनेता होते हैं। सियासत अच्छी है और अच्छी रहेगी। जो लोग हम चुनकर भेजते हैं वो गंदे हैं, उसी के कारण आज सियासत को बदनाम किया जा रहा है। आप क्या मानते हैं सर? सही बात है, आपकी सब बात से मैं सहमत हूँ। जी सर, ये बताइए, जब चुनाव जो लड़ा जाता है तो चुनाव लड़ने से पहले जो नाम पत्र दिया जाता है उसमें एफिडेविट एक कॉलम है, एफिडेविट बाउंड में जब दिया जाता है, ये एफिडेविट क्या होता है? अफोडेट एक घोषणा पत्र होता है जो नमूने 26 नियम 4A के तहत हर कैंडिडेट को इलेक्शन जो रिटर्निंग ऑफिसर रहता है उसको देना पड़ता है। उसके अंदर अपनी प्रॉपर्टी मूवेबल हो, इमूवेबल हो और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स
अपने ऊपर जितने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं या केस जो पेंडिंग हैं, जो अगर केस का कुछ कोई खुलासा हुआ है तो सबका मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं सार्वजनिक, जो आरओ ऑफिस, रिटर्निंग ऑफिस जहाँ पे रहती है वो सार्वजनिक लोगों के देखने के लिए रखा जाता है। और एक जो मेन इंपॉर्टेंट काम है, जैसे ही अफिडेविट हो देते हैं इमीडिएटली पेपर में भी पब्लिश करना कि कैंडिडेट के ऊपर कितने केसेस हैं, प्रॉपर्टी कितनी है और जो बैंक में अकाउंट कितना है, जो फैमिली के, अपने बीवी का बोलो, अपने बेटों का बोलो या कैंडिडेट का बोलो, सब डिक्लेरेशन करना ज़रूरी है। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ इलेक्शन नॉमिनेशन फॉर्म के तहत देना ही है। मगर अक्सर आपने सही कहा, आपने कहा कि मीडिया में, यानी कि प्रिंट मीडिया में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपके बच्चे कितने हैं, आपके ऊपर कितने केसेस हैं, जो भी जानकारी है वो देना चाहिए। मगर अक्सर किसी भी स्टेट चैनल, स्टेट मीडिया में देखने को नहीं मिलता कि कोई नेता अपना इस तरह का एफिडेविट सामने लाए जनता के। वो क्योंकि लोगों में कोई भी नहीं चाहता कि मेरे ऊपर 420 केस है, जी जी, लोगों में जाहिर होगा तो लोग कैसे वोट डालेंगे। अच्छा अच्छा, सिर्फ लोगों को अंधेरे में रखना है। यहाँ भी गंदी सियासत होती है, छुपाने की कोशिश क्या करते हैं, एक जनता को बताया नहीं जाता है कि वो खुद कितना पाक है, कितना साफ है और कितना दूध का धुला हुआ है। लोकल पेपर्स में डालते हैं, वो लेके जाके आरओ को सबमिट करते हैं। जो लोकल पेपर ज्यादातर सर्क्यूलेट नहीं होता, लोगों को मालूम नहीं होता। अब पब्लिकेशन वाइड करो तुम, लोग डिसाइड करेंगे, लोगों को डिसाइड करने दो। तो सीधा सीधा साफ कहने का मतलब यह है कि नेता अपने ऊपर जो भी केसेस हैं ये बताना नहीं चाहते सार्वजनिक तौर पर, उसे छुपाने की कोशिश ही करते हैं। अगर नेता इस तरह की सूचना अगर जनता तक पहुंचाएंगे तो जनता को भी पता चलेगा कि वो कितने दूध के धुले हुए हैं। तो चलिए सर, ये बताइए कि मान लीजिए अगर कोई नेता अपनी इंफॉर्मेशन गलत देता है तो क्या उस पर कार्रवाई हो सकती है? अगर नेता कोई भी कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन पत्र के अंदर गलत इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन, वो एक ऑफेंस है। वो जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत एक ऑफेंस है, उसका नाम पत्र भी रद्द हो जाता है। अच्छा, इसीलिए स्क्रूटनी के टाइम ऑब्जेक्शन पीरियड रहता है। अगर दूसरे कैंडिडेट के नॉलेज में है कि ये कैंडिडेट फला अपना घोषणा पत्र के अंदर गलत इंफॉर्मेशन दिया, अगर ऑब्जेक्शन रेज हुआ, वो लीगल रहा, तो आरओ इमीडिएटली उसको रिजेक्ट करता है फॉर्म को। अच्छा अच्छा, तो रिजेक्ट किया जाता है। रिजेक्ट किया जाता है। क्या कोई नेता किसी भी धर्म के खिलाफ प्रचार में किसी धर्म को टारगेट करके वोट मांग सकता है? नहीं, ये सरासर गलत है। आईपीसी धारा, कई धारा हैं, आईपीसी में भी हैं और तुम्हारे पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत भी कोई भी नेता किसी के धर्म बोलो या उसके कलर के ऊपर या उसके किसी भी उसके मजहब के ऊपर टिप्पणी करना या कुछ गलत बोलना या एक दूसरे को डिवाइड करने की बात करना, ये सरासर गलत है। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर है, बीवी जस्टिस नागरत्ना मैडम का एक ऑर्डर है, और जस्टिस जोसेफ का एक 12 बेंच ऑर्डर है, रिसेंटली एक शायद 2-3 दिन हो गया। सो मोटो इमीडिएटली इलेक्शन कमीशन केस रजिस्टर करना। जी जी, जो भी नेता हो या कैंडिडेट हो, अगर किसी मजहब के बारे में डिवाइड करके वोट मांग रहा है या अपना स्पीच दे रहा है, इमीडिएटली सो मोटो उसके ऊपर केस रजिस्टर करना। अगर वो नहीं करेंगे बोले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। अच्छा, स्ट्रिक्टली टिप्पणी हो गई है। मुझे लगता है कि अब कर्नाटक में थोड़ा भाषण में वगैरह कोई भी नेता अब बदलाव होगा जरूर होगा। क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि अभी आज भी धर्म के नाम पर सियासत हो रही है, धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। आपने भी देखा होगा, बीजापुर सिटी की बात करेंगे तो सिटी शासक भी कई न्यूज़ों में आ चुके हैं। सिटी एमएलए का आप देखो, अब 2-3 दिन पीछे का स्पीच देखो, अब जो मांग रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही फाइट होगी। अच्छा, अगर पीछे के एक 8 दिन या 10 दिन पीछे के तो धर्म युद्ध होगा बोले थे, लेकिन अब नहीं बोलेंगे वो। अच्छा, क्योंकि अब रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस आ गया है, इसी तहत तो उसको इमीडिएट इलेक्शन कमीशन उसे इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। क्या आपको लगता है ये नेता कानून की इज्जत करते हैं? करना जरूरी है। अगर नेता ही नहीं करेंगे तो आम पब्लिक क्या करेगी?
तो ये बताइए, बसवनगौड़ा पाटिल ने कहा था कोई भी अगर एमएलए बनता है तो एमएलए ठहरता है, चुनाव लड़ता है तो उसका एक स्टेटस होना चाहिए, या कहीं ना कहीं वो सीधा कांग्रेस के उम्मीदवार पर टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। और कई बार उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस का जो आकांक्षी हैं वो गुंडे हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको क्या लगता है जो एफिडेविट ये दोनों तरफ से दिया गया है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी की तरफ से हो, इन दोनों एफिडेविट में आपको क्या अलग लगता है? क्या इन दोनों एफिडेविट में कभी आकांक्षी के ऊपर और केसेस मौजूद हैं या केसेस नहीं है, या दोनों ही दूध के धुले हुए हैं? नहीं, दोनों के ऊपर केसेस हैं। हाँ। लेकिन फर्क इतना ही है, 420 जी। जिसके धाराएं हैं, 420 बोलो, 467 बोलो, 405 बोलो, ज्यादा से ज्यादा जो केसेस हैं वो बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ पे हैं। अच्छा, क्रिमिनल 420, अब 420 है बोले थे, आज हमारा एमएलए 420 हो सकता है क्या? शर्म की बात है। हाँ, ये जो है ये पब्लिक को नहीं मालूम रहता है। अच्छा। अफोडेट देते हैं, आरोप पास रहता है, पब्लिक को किसी को भी मालूम नहीं। 420 आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आता है। धोखाधड़ी, चीटिंग, 420, ये जो संगीन धाराएं जिसमें 7 से 10 ईयर तक उनको सजा का प्रावधान है उसके अंदर। अच्छा। इतने हीनियस ऑफेंसेस, ऐसा कोई हमीद मुशर्रफ पे नहीं है। हाँ, अच्छा। हमीद मुशर्रफ जो कैंडिडेट है उसको, उनके ऊपर भी एक केस है। अच्छा। हमीद मुशर्रफ पर भी एक केस है, जिन्होंने कई मीडिया में अपना खुद कैंडिडेट, जो कांग्रेस का एक ऐसा कैंडिडेट है जो खुद अपना बोलता है कि मेरे ऊपर एक केस है। वो भी केस कौन सा है? जी। पब्लिक की हक की आवाज के लिए एक प्रोटेस्ट किए थे। अच्छा। वो केस है उनके ऊपर। 420 का केस नहीं है। अच्छा। किसी के फॉर्जरी रिकॉर्ड्स बनाने का केस नहीं है। अच्छा। ये जो अफिडेविट्स हैं, आप देखो अभी ये जो अफिडेविट्स जो सबमिट करें बसवनगौड़ा, ये बसवनगौड़ा का अफिडेविट है। जी। अब जरा इसके अंदर खुलकर बताइए हमारी जनता को कि एफिडेविट में ऐसा क्या है। इसके अंदर 420, 465, 423, 467, 478, 471, 149, 205, ये जो आईपीसी के जो धारा हैं, धोखाधड़ी, फॉर्जरी रिकॉर्ड्स क्रिएट करना, एक सेक्शन के ऊपर एक अपराध है, और दूसरा डिफेमेशन केसेस हैं उनके ऊपर, कम्युनल केसेस हैं। और जिस इंसान पे इतने क्रिमिनल केसेस के बावजूद और एक ओएस केस है उनके ऊपर। अच्छा। जो केस नंबर 6005/2019 का जो सिटी सिविल कोर्ट बेंगलोर में चल रहा है जी। उसके ऊपर आपके मीडिया के ऊपर उन्होंने स्टे लिया है। जी। वो केस ऐसा है, उसके अंदर स्टे लेने की क्या जरूरत थी? जी। जिसका कैरेक्टर की आप बात कर रहे हैं, जिसका कैरेक्टर ढीला है, वही इंसान कोर्ट को जाके बोल रहा है कि मेरा कुछ ऑब्जेक्ट या सीडी कोई भी रिलीज नहीं करना चाहिए, इसीलिए मुझे मीडिया के ऊपर स्टे दे दो। अच्छा। अब नेक्स्ट डेट अब 23/6 को है। जी। लेकिन आप मीडिया वाले पूछते नहीं। जी। तो मेरा क्या कहना है, नहीं पूछने के लिए तो स्टे लिया है ना। नहीं पूछने के लिए नहीं, आप ये पूछो कि वो केस क्या है। जी। अब इतने केसेस आप अफिडेविट में डाले हैं सर, आप बोलिए कि ये केसेस पब्लिक को जानने, बताओ आप जब भी आप स्पीच करते हैं या जब भी अपना प्रोटेस्ट अपना रैली कर रहे हैं, जी तो आप पहले अपने केसेस बताना चाहिए जनता को। जनता को मालूम होना नहीं। मेरे ऊपर 420 केसेस चल रहे हैं, मेरे ऊपर पेंडिंग है। जी। भले ही वो आगे एक्विट हो, वो सेकेंडरी, लोगों को तो पब्लिक को मालूम होना नहीं, जानकारी देना चाहिए। मेरे ऊपर 420 चले, मेरे ऊपर फॉर्जरी रिकॉर्ड्स के केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस। और सोचने वाली बात है, एक एमएलए आकांक्षी और जो एमएलए रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, उनके ऊपर 420, तो बहुत सोचने की जरूरत है कि इस तरह के केस एक एमएलए के ऊपर जब होते हैं तो ये सोचने की बात है। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ज्यादा मैक्सिमम जो केसेस, धोखाधड़ी बोलो, रेप बोलो, हीनियस क्राइम्स बोलते हैं, मर्डर केसेस, ये बीजेपी के लोगों पे है। एक ऐसा एक कैंडिडेट है जो बीजापुर सिटी के अंदर, अब्दुल हमीद मुशर्रफ, जिन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर एक केस है। अच्छा। वो एक तो केस कौन सा है? एफिडेविट के हिसाब से एक केस है, ऑन रिकॉर्ड है। हाँ। मैंने मेरे तरफ से नहीं बोल रहा है, ये जो रिकॉर्ड जो आरओ रिटर्निंग ऑफिसर को सबमिट कर रहे हैं दोनों कैंडिडेट, वो दोनों कैंडिडेट के हिसाब से बोल रहा हूँ। अच्छा। अब्दुल हमीद मुशर्रफ को जो केस है वो एक प्रोटेस्ट, एक एजिटेशन, मतलब जो
जिसकी आवाज, हक की आवाज जी। पब्लिक की, जी जिसे नाइंसाफी हुई थी, वो टाइम एक प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो प्रोटेस्ट करने से जिससे डिपार्टमेंट के साथ कुछ अनबन हो जाती है, जी। तो तब वो एक केस रजिस्टर करे। वो तो कॉमन है, ऐसे सभी पॉलिटिकल हाँ, पार्टीज में होता ये होता है। लेकिन ऐसे संगीन आरोप जो ऐसे 420 संगीन। बसवनगुड़ा पे है वो नहीं है। क्या किस 420 पढ़ने की वजह क्या भी आप बता सकते हैं? वही फॉर्जरी रिकॉर्ड, चीटिंग करेंगे बोल के आरोपी नंबर 2 है बसवनगुड़ा। किसको किया, किस तरह का ये? वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, आप एक हैं नहीं, बहुत से केसेस हैं। अच्छा। आप पूरे सर्टिफाइड कॉपीज लो, जी, जी। लेकिन ये कैंडिडेट बताना, अच्छा अगर उसमें दम है बसवनगुड़ा में कि मैं साफ सुथरा जी। हूँ, मैं आवाम के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं सिटी डेवलपमेंट कर सकता हूँ, मुझे चुन को लाओ बोलने से पहले अपनी कैरेक्टर के बारे में बताना। अच्छा मेरे ऊपर इतने केसेस हैं, भले वो झूठ लगाए, वो सेकेंडरी बताना तो चाहिए। जस्ट अफिडेविट आरओ के देके एक पेपर पब्लिकेशन के पब्लिक को नहीं मालूम। इसीलिए मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, दोनों कैंडिडेट्स के बताओ। मतलब मुझे जो बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं है। जी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। मेरे केसेस इतने हैं, क्रिमिनल केसेस मेरे 420 आए, मैं धोखाधड़ी के केसेस मेरे ऊपर चल रहे हैं। तो आपका मतलब कहना का यही है कि बसवनगुड़ा के पाटिल ने जो एफिडेविट जो पेश किया है, जिस पर 420 लगाया गया है, तो ये खुलकर ये इनको जनता के सामने, अपने वोटर्स के सामने कहना चाहिए ये आखिर इतने आरोप इन पर लगे क्यों हैं, बोलना चाहिए, बताना चाहिए, सफाई देना चाहिए, तभी तो और पब्लिक को मालूम होगा ना। खुद स्टेटस की बात कर रहे हैं। हाँ, स्टेटस वही, किसका कैरेक्टर ढीला है नहीं है वो पब्लिक तय करेगी। बताना तो चाहिए ना, जैसा अब्दुल हमीद मुशर्रफ अपना बताए कि मेरे ऊपर एक केस है। जी उन्होंने मीडिया में कहा है, मैंने सुना है कहीं पे, देखा है वीडियो क्लिप में, उन्होंने बोला है। बाकी का आम आदमी का भी लो, आम आदमी आशिम पीरवाली कर, उनके ऊपर भी 420 केस हैं। जी कभी कौन सा कैंडिडेट बोलता है क्या मेरे ऊपर 420 केस है, मैं इलेक्शन ठहराऊं, बोलता है? नहीं बोलता है। मैं बोल रहा हूँ बोलना चाहिए। जब आप जनता के सामने आते हैं, हाथ जोड़कर जब वोट मांगते हैं और जनता की सुख दुख में काम करने के लिए और जनता की मूलभूत सहूलत देने के वादा जब करते हैं, तो आपका चरित्र क्या है आपको बयान करना पड़ता है। क्योंकि साहब देखो, बहुत से लोग ऐसे हैं कि ये केसेस के वो मालूम नहीं रहता। ये कौन देखेंगे? इलेक्शन कमीशन अफिडेविट दे तो खत्म हो गया काम इनका? नहीं, ऐसा नहीं रहता है। आप बताओ, लोगों में जब आ रहे हैं, पब्लिक में आ रहे हैं, तो बताओ। तो अब आपके हिसाब से अमित मुशर्रफ के ऊपर जो एक केस है, उसका उन्होंने खुलासा किया है, और उनके हिसाब से जो इल्जाम जो लगाया जा रहा है, जो बसवनगुड़ा पाटिल के तरफ से कि ये गुंडे हैं, वो कहीं ना कहीं एफिडेविट के को देखेंगे तो ऐसा कोई भी उन पर ब्लेम नहीं लगाया जा सकता। झूठ है, बसवनगुड़ा झूठ बोल रहा है। हाँ। खुद के ऊपर इतने केसेस हैं, वो केसेस आप देखो, आप अफिडेविट देखो, ये अफिडेविट के हिसाब से आप पूछो बसवनगुड़ा पाटिल लतनाड़ को कि आपके ऊपर 420 केसेस कौन लगाए, क्यों लगाए, और जो बेंगलुरु सिटी सिविल कोर्ट के अंदर आपने स्टे क्यों लिया है, कितने क्रिमिनल केसेस हैं, ये क्यों हो रहे हैं, आप कैंडिडेट खुद बताना। जी जैसा कैंडिडेट बोलता है ना, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं ये डेवलप करता हूँ, तो बताना चाहिए ना मेरे ऊपर इतने केसेस हैं, मेरी प्रॉपर्टी। जस्ट एक इलेक्शन कमीशन को तुम आरओ को जाके पेपर्स देके, अफिडेविट देके सबमिट करके आए तो नहीं, पब्लिक जानना चाहिए, पब्लिक को मालूम होना। और रूल्स भी है ना, और रूल्स भी है ना, पब्लिक को बताना चाहिए, सर्कुलेट मीडिया के जरिए दिखाना चाहिए। अब देखो, स्लम एरिया में कौन पेपर पढ़ता है? जी सही किसे मालूम होता है? जी थोड़े बहुत जो एक्टिव जो नेट में रहते हैं, फेसबुक वगैरह में थोड़ा बहुत आता है जी। लेकिन जो आम जो पब्लिक, जो मिडिल क्लास है, जो लेबर क्लास है, वहाँ पे उनको नहीं मालूम रहता अपना नेता कैसा होना। बताओ। जी भले ही बोल दो कि आरोप गलत हैं, सही हैं, वो बाद में देखेंगे, लेकिन बताओ मेरे ऊपर इतने क्रिमिनल केसेस हैं, एक कैंडिडेट को इतने केसेस हैं, तो मालूम हो जाएगा ना, तो लोगों को मालूम हो जाएगा किसको हमको चुनना है, नहीं चुनना है, वो डिसाइड करेंगे। नहीं, मुझे ये बताइए, इतना सब कुछ किसी धर्म के खिलाफ बोला जाता है, किसी धर्म के मानने वाले के जो अहम लीडर होते हैं उनके खिलाफ बोला जाता है, उसके बावजूद उन पर कानूनी कार्रवाई होते हुए मैंने तो नहीं देखा। क्यों कानूनी कार्रवाई इन पर नहीं होती? ये चाहे बसवनगुड़ा हो या कोई और नेता। वो क्यों होता है बोले तो डबल इंजन सरकार। अच्छा, डबल इंजन सरकार है, मतलब क्या? इलेक्शन कमीशन थोड़े हद तक उनके इसमें काम कर रहा है करके आरोप लगते हैं, सुना होगा आप पे भी। जी अब इतना ओपन एक धर्म के लिए जो टिप्पणी करते हैं, गाली गलौज देते हैं,
इलेक्शन मूवमेंट में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। सो मोटो एफर्ट्स होते हैं, थोड़े जगह हुए हैं। अभी देखो तुम सोमन्ना पे वो करप्शन चार्जेस, जी 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 जेडीएस कैंडिडेट को वो जो करप्शन के लिए तुम नॉमिनेशन विथड्रॉल करो, आपको कार दिलाता हूँ, आपको गवर्नमेंट आने से अच्छा पोस्ट दिलाता हूँ, ऐसा सो मोटो इलेक्शन कमीशन एक्टिव होके करना। और पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, जो आम पब्लिक रहती, वो क्यों इनसे दुश्मनी मोल लेना चाहती, नहीं करते हो। अच्छा। तो कंप्लेंट नहीं करती। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट वे कहा है, इलेक्शन कमीशन यू आर रिस्पॉन्सिबल, तुम इमीडिएट सो मोटो केस रजिस्टर करो। अगर नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। अगर कोई भी आदमी अगर कोर्ट को अप्रोच होगा तो इलेक्शन कमीशन भी पार्टी होगा उसके अंदर। मतलब इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला। ये मुझे जहां तक जानकारी है, 2-3 राज्यों के लिए तो ये ऑर्डर पहले से भी जारी किया गया था। अब रिसेंटली पूरे स्टेट को जारी किया गया है। तो मैं जनता से यही कहूंगा कि जो भी किसी धर्म के नाम पर वोट मांगता है वो दरअसल गलत है, जिसका हमारा देश का कानून भी ये कहता है कि ये सरासर गलत है। तो ऐसे नेताओं के ऊपर, वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस, अन्य या आजाद उम्मीदवार, धर्म की सियासत करता है तो मैं वोटर से भी कहूंगा कि धर्म की सियासत का साथ ना दे। जो विकास की बात करता है उसे ही अपना वोट देने की कोशिश कीजिए। वो वोट भी आपका अपना हक है, उस हक का सही इस्तेमाल कीजिए। इस वक्त हमारे साथ बीजापुर के मशहूर वकील इनायत रोजे वाले मौजूद थे। उन्होंने हमें इस तरह की जानकारी दी कि एफिडेविट क्या होता है और उसमें क्या क्या जानकारी होती है। मैं आपका पहले धन्यवाद करूंगा कि आपने हमारे दर्शकों को बहुत सही तरीके से और सही जानकारी देने की कोशिश की। अब जनता का भी फर्ज होता है कि वो खुद डिसाइड कीजिए कि कौन है गुंडा और कौन नहीं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी नेता के खिलाफ नहीं है, हमने तो सिर्फ जानकारी देने की कोशिश की है और हमारा काम है तक सही जानकारी पहुंचाना और डिसाइड करना वो आपका काम है। और अपने वोट की ताकत को जानिए और सोच समझकर वोट देने की कोशिश कीजिए और देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।